हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौंसल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सी टेट 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम ईवीएस के 30 प्रश्नों को लेंगे। ये पेपर आपका हुआ था 26 जून 2011 में। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, दत्त कार्य अभिभावक को भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। देखिए, दत्त कार्य बोलते हैं असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट को क्या बोलते हैं? दत्त कार्य। तो यही बताना है इसमें से हमें कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास, दत्त कार्य अभिभावक को भाइयों बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। तो ये तो गलत ऑप्शन है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास करने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। देखो, इसमें सीमित कर रहे हैं ये कि एकमात्र तरीका यही है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो पॉजिटिव वर्ड मिल रहे हैं हमें। एक तो ये सूचना खोजने, दूसरा अपने विचारों का निर्माण करने, है ना, और लास्ट में सबसे बड़ा ये मिल रहा है अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो बच्चों को अवसर देंगे उतना जल्दी वो सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने, है ना। क्या पूछ रहे हैं वो कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। क्यों किए जा सकते हैं? क्योंकि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड क्या मिल रहा है हमें? स्वयं सीखने के लिए योग्य बनाना उनको। तो यही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारे पास, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले के ईंधन का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है। तो ये बताना है। उसकी झोंपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके श्वसन नली में जम गई होगी। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं उसके श्वसन नली में जम गया होगा। जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जलते हुए ईंधन से उत्पादित जो काला धुआं निकल रहा है, ठीक है, किस प्रकार के एक गांव में रह रही है वो। ठीक है, ये दिया हुआ गांव में, और लकड़ी या गोबर के उपले के ईंधन का इस्तेमाल करते हुए खाना पकाती है वो। ठीक है, तो पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण बताइए। तो इसका कारण यही हो सकता है। ठीक है, इसका कारण क्या हो सकता है ये बताना है। तो इसका कारण सबसे ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित जो ईंधन वो जला रही है, क्या जला रही है वो? लकड़ी और गोबर के उपले। तो उससे जो उत्पन्न हुआ काला धुआं है वो उसके श्वसन नली में जम गया होगा, इस वजह से उसको तेज खांसी आ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई।
भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, तो ये बताना है इसमें। पहला ऑप्शन है हमारे पास, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो यही ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि यदि उनके यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और अपने घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। देखो, अभिभावकों से पूछने के लिए तो वो आ नहीं रहे हैं स्कूल, है ना, तो ये तो गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत ऑप्शन है ना, आनंद उठाना चाहिए, बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अवलोकनों को बांटना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीकों से दो ढेरियों में अलग करती है। ठीक है, ये रानी है कोई लड़की, तो वो क्या कर रही है, दो बॉक्स लिए उसने, उसमें लिख रखा है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, और एक बॉक्स लिया उसने, उसमें लिखा है जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, है ना, और प्लास्टिक के खिलौने। तो रीना ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया और ये बताना है हमें। तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने, अपघटित नहीं होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये कैसे पदार्थ हैं, अपघटित होने वाले, है ना, इस बॉक्स में जो वो इकट्ठे कर रही है ये सारे पदार्थ कैसे हैं, अपघटित होने वाले। और इसमें जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, इसमें यानी कि ये प्लास्टिक का सामान यूज कर रही है और इसमें फल और सब्जियों का सूखा जो कचरा है उसको इकट्ठा कर रही है। तो ये अपघटित होने वाले पदार्थ हैं ये वाले सब, और ये अपघटित नहीं होने वाले, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद यानी कि लंच के बाद, है ना, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लंच के बाद बच्चे क्या हो जाते हैं, थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो अगर उनको हम दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करके कुछ सिखाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर सीख पाएंगे। ठीक है, तो पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी दे रखा है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। ठीक है, टॉपिक थोड़ा ही बदलेंगे हम इसमें, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे, ये बताना है। ठीक है, कि कौन सी गतिविधि की अनुमति आप नहीं देंगे। पहला ऑप्शन है इसमें हमारे पास, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, तो इसकी अनुमति देंगे, हाँ इसकी अनुमति दे देंगे, इसकी अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा भोजन खाते हैं। और ऑप्शन नंबर बी है, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो भी ले सकते हैं। ठीक है, और चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना, ये भी
ये भी अनुमति दे सकते हैं, ठीक है। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, इसकी अनुमति नहीं देंगे, ठीक है। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, तो ये इसमें हमारा गलत ऑप्शन है और यही हमारा इसमें राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि किस चीज़ की अनुमति आप नहीं दोगे अगर घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, तो जानवरों के लिए खाने ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। बाकी इनसे भी बच्चे लर्निंग करेंगे, है ना, कि कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, उनकी फ़ोटो भी खींच सकते हैं और चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी भी साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन क्या खाने की वस्तु साथ में नहीं ले जा सकते, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, ये बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं तो उनमें से बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, तो ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा। फोटो दिखा के थोड़ा ही पढ़ा सकते हैं अच्छे से हम। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कराना, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। हम ये इस चीज़ का वेट थोड़ा ही करेंगे कि कब बीज अंकुरित हो रहे हैं और फिर उसको दिखाएंगे बच्चों को। बोर्ड पर चित्र बनाते समय अंकुरण के चित्रों को प्रदर्शित करना, बीज बोने अंकुरण की विभिन्न चरणों को अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के लिए हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है, और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, ककलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रम से कौन सी बीमारी होंगी, ठीक है। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो दिव्या ऐसा भोजन कर रही है जिसमें लौह तत्व की कमी है। जो लौह तत्व की कमी वाला भोजन अगर खा रही है वो, तो उसको क्या खून की कमी होगी उसके शरीर में, तो एनीमिया एनीमिया होता है हमारा खून की कमी के कारण। तो इसको तो दिव्या को तो एनीमिया होगा, ठीक है। और जो समोसे खा रही है, डबल रोटी खा रही है, उसको क्या होगा, वो मोटी हो जाएगी, है ना, वो मोटापा हो जाएगा उसको। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है ये बताना है ना। नमक वाले पानी में नींबू तैरता रहता है और साधारण पानी में डूब जाता है, ये बताना है हमें। पहला ऑप्शन है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि क्यों? क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व है जो वो ज़्यादा होता है, ठीक है। जब पानी में हम नमक घोल लेते हैं तो उसका जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, और साधारण पानी का कम होता है। तो घनत्व अधिक होने के कारण वो नींबू उसमें तैरता रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है, ये तो गलत दे रखा है। नमकीन पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नमकीन पानी का घनत्व, ये आपको याद रखना है कि पानी में जब हम नमक घोल देते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, और घनत्व अधिक होने के कारण नींबू ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। और इसमें साधारण पानी का घनत्व कम होता है इसलिए वो डूब जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं,
कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, कम तापमान पर भोजन की नमी कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए अधिक समय तक क्या रेफ्रिजरेटर में उनको पके हुए भोजन को हम रख सकते हैं। ठीक है, कम तापमान पर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रोगाणु क्या होंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए भोजन हमारा फ्रिज में सुरक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाओं, रक्त में मच्छर के लार्वे, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो ये बताना है रक्त की जांच, जब खून की जांच करते हैं तो किसकी उपस्थिति से हमें मलेरिया का पता चलता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी बोलते हैं उनको, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, उसमें क्या होता है, मलेरिया के परजीवी दिखाई देते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी चीज़ से हम पहचान करते हैं। ठीक है, मलेरिया के परजीवी दिखाई देते हैं उसमें, तो तब हमें पता चलता है कि पेशेंट को मलेरिया हो रखा है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना। तो कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना क्या दिखाता है, ये बताना है हमें इसमें। ऑप्शन है हमारे पास, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। को इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्थानीय मतलब जो जहाँ के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, जो बच्चे जहाँ के रहने वाले हैं, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति है ना को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। पर्यावरण क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को, इसलिए तो पढ़ाते हैं वो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जान सके, है ना। पर्यावरण का मतलब ही है हमारे आसपास का आवरण, है ना। तो स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास होता है बच्चों में, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, पर्यावरण की क्लास उनकी होती है ना। पर्यावरण पढ़ाने का मेन उद्देश्य हमारा यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी, ए.के. बनर्जी, मेधा पाटकर। देखो, चिपको आंदोलन जो है हमारा उत्तराखंड से संबंधित है, तो जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे वो उत्तराखंड के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जी इन्हीं के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं ये जो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, जो हमें बताना है कैसे पदार्थ हैं, जो हमारे उपापचय दर को बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वास्थ्य में रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी सी मात्रा में आवश्यक है। ठीक है, तो 75 का इसमें हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हीनता जन्य ना, विटामिन कैसे पदार्थ हैं जो हमें हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए तो विटामिन का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो रोगों से बचाव के लिए थोड़ी सी मात्रा में आवश्यक है, थोड़ी सी मात्रा ही इनकी हमारे शरीर के लिए काफ़ी होती है हमें रोगों से बचाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर
डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 75 का डी आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, तो उन्हें ऐसा क्यों करते हैं, मतलब ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास कीटों को दूर रखने के लिए, है ना। बी है हमारा चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप कभी किसी ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं कि गाय के गोबर रहता है, जो गोबर उसको झोपड़ी की दीवारों और नीचे जो फर्श होता है हमारा, नीचे की जो मिट्टी है उसको लीपते हैं गोबर से। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं ये बताना है। देखो कीटों से तो कोई मतलब नहीं है, कीटों को दूर रखना इसका तो कोई मतलब नहीं है। चिकना और साफ, इसमें आ रहा है हमारा साफ बनाने के लिए, तो घरों को साफ सुथरा रखने के लिए ही हम इसमें क्या करते हैं, गोबर का प्रयोग करते हैं। घरों में जो गोबर फेरते हैं, जैसे अभी टाइल्स वगैरह लगाने लगे हैं लोग अपने घरों में ना। तो पुराने टाइम में क्या होता था, टाइल्स नहीं होती थी, तो लोग बाग अपने घरों में क्या करते थे, गांव में ज़्यादातर यही होता है, वो क्या करते हैं अपने घरों में गोबर से लीपते हैं नीचे की जो मिट्टी होती है। ठीक है, तो वो साफ सुथरा रखने के लिए ही करते हैं। ऑप्शन नंबर बी ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। ठीक है, क्या करना चाह रहा है किसान, दानों को भूसे से अलग करना चाह रहा है, वो प्रक्रिया बतानी है हमें, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास हस्तचयन, बी है हमारे पास थ्रेसिंग, सी है निष्पावन और डी है हमारे पास फसल की कटाई। तो 77 का इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाने को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेसिंग, उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये बताना है हमें कौन सा उद्देश्य इसमें से नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्यपुस्तक होती है उसमें पहेलियां शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है। उसमें क्या होता है, पहेलियां दी हुई होती हैं जो हमारी पर्यावरण की ईवीएस की बुक होती है, तो इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है वो बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति का विकास करना, बच्चों में तर्कण शक्ति का विकास करना। तो तर्कणा से तो कोई वो नहीं है इसमें ना, ये तो रिलेट कर नहीं सकते हम, क्योंकि तर्कण का मतलब क्या होता है ये तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ना, रीजनिंग का। तर्कणा का मतलब क्या होता है, तर्क का मतलब रीजनिंग, ये तो गलत हो जाएगा। तो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन योग्यता उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति का विकास करना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पर्यावरण की जो बुक्स होती हैं उसमें इसलिए पहेलियों को देते हैं ताकि जो विद्यार्थियों को, जो स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं और जो पहेलियां हैं उनका वो अवलोकन कर सके। ठीक है, क्या कर सके, उनका अवलोकन कर सके। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें क्या कह रहे हैं कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो भ्रमित करना नहीं होगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीन हमारे पॉजिटिव आंसर हैं, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता का विकास करना और आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, पहेलियां शामिल करने का, और तर्कणा शक्ति का विकास करना, ये भी उद्देश्य है। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर डी ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा इसमें नहीं है, वो पूछ रहे हैं कि ये, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 79, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ठीक है,
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना। जब हम ईवीएस की क्लास लेते हैं, ठीक है, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके जो व्यक्तिगत अनुभव है ना, यानी कि पर्सनल जो उनके अनुभव हैं, उनको महत्व देना, किस चीज़ में लाभ पहुंचाता है ये बताना है। तो उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बच्चों को विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने, विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो बच्चों के अनुभव हैं उनको संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने, ठीक है। तो उनके जो पर्सनल अनुभव होते हैं, व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, वो बच्चों के इसी चीज़ में उनकी मदद करते हैं कि उनके अनुभव संसार से जोड़कर वो उनकी लर्निंग को बेटर बना देते हैं, ठीक है। तो सीखने में बढ़ावा देना, ये पॉजिटिव वर्ड है ना, अनुभव संसार से जोड़ना और सीखने को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए ये बताना है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं। कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। हम क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराना है ना, विभिन्न प्रकार के ईंधनों के बारे में बताना है। तो क्या कर सकते हैं टीचर, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली क्या चीज़, संभावित चीज़ें जो खाना बनाने के साथ साथ चीज़ें हैं, उनके साथ चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो चर्चा करेंगे तो वो जल्दी से हर बच्चे अलग अलग आंसर देंगे, है ना। ईंधन पूछेंगे, ईंधन के बारे में बताओ, हर बच्चे अलग अलग अपने आंसर देंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो ऑप्शन है हमारे पास, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। मानचित्र क्या पढ़ा रहे हैं, मैप को पढ़ाना है, और उनमें उसके लिए क्या है, आवश्यक कौशल शामिल है। इसमें से कौन सा आवश्यक कौशल शामिल है मैप को पढ़ाने के लिए, तो मैप पढ़ाना है यानी कि मानचित्र। तो मैप से क्या नॉलेज मिलती है हमें, स्थान की, दूरी और दिशाओं की, ठीक है। तो स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि, तो ऐसा क्यों होता है ये बताना है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, ठीक है। यही तो पूछ रहे हैं, पाचन क्रिया की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है पाचन क्रिया। तो ऐसा क्यों होता है, एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है, क्यों, क्योंकि जो उसके सतह का क्षेत्रफल क्या है, बढ़ जाता है भोजन के साथ में ना। जब भोजन जाते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है ना, पेट के अंदर क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। बच्चों को रेलवे का टिकट दिखाने का क्या तात्पर्य है, ठीक है, तो ये बताना है। उसमें बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। देखो ऑप्शन नंबर ए में हमारा पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है, ठीक है। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, ये भी गलत ऑप्शन है। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तकारों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, ये भी गलत ऑप्शन है हमारा, है ना। निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, ऑप्शन नंबर ए ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने के अवसर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, नहीं बताना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इसमें से 3 तो हमारे उद्देश्य होंगे और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो हमारा उद्देश्य नहीं है, तो वही बताना है। देखो, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, सही बात है, ये भी ऑप्शन है हमारा, है ना। हमें ढूंढना है कि कौन सा नहीं है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी सही है। और बच्चों को खोजने की क्रिया में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों का विकास में सहायक होती है, ये भी सही ऑप्शन है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं पर बोझ डालना, देखो ये उसमें हमारा नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा, है ना, बोझ डालना। तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ये नहीं करना चाहिए हमें ईवीएस की कक्षा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, भैंस की पीठ पर अक्सर बुगला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है, ठीक है। भैंस की पीठ पर ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन नंबर है हमारे पास, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, गाने थोड़ा ही गाएगा वो। बुगले उड़ने के बाद थोड़ा सा आराम करता है, ये भी गलत ऑप्शन है। उसका मेन कारण है वहाँ पे भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है ना। बुगला क्यों बैठता है, जो भैंस की पीठ पर जो परजीवी कीट होते हैं उनको खाता है वो भैंस की पीठ पर बैठ के। तो यही पूछ रहे हैं, जो बगुला होता है वो क्यों बैठा दिखाई देता है भैंस की पीठ पे, क्यों बैठा होता है वो, क्योंकि वो खाना होता है उसको कीट को, है ना, परजीवी कीट खाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का एक उद्देश्य है, ये बताना है हमें। 86 में, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्यालय में बच्चों के अनुभव को क्या करते हैं, बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं, और इसलिए हम उनको पर्यावरण पढ़ाते हैं, ठीक है। पर्यावरण की क्लास क्यों होती है बच्चों की, इससे वो अपने अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ सके। तो सबसे में करेक्ट आंसर इसमें हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और दिए हमारे पास बच्चों को तकनीकी शब्दावली परिभाषा को परिचित कराना, शब्दावली थोड़ा ही पढ़ाएंगे। बच्चे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, ये भी गलत ऑप्शन है। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए ये बताना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बेस्ट आंसर है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्वथन यानी कि उबलना, क्वथन किसे कहते हैं, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर बताइए क्या होता है, ठीक है। तो ये साइंस का है, साइंस से रिलेटेड है ना। प्राइमरी लेवल पे हम साइंस जो होती है वो हमारे ईवीएस की क्लास में ही होती है, ठीक है। तो इसका बताना है हमें।
क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी स्थान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हमें अंतर बताना है, उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। तो देखो इसमें दिया है कि वाष्पीकरण किसी भी स्थान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं, है ना। वाष्पीकरण कहाँ, वाष्पीकरण कहीं भी हो सकता है। हम ठंड में बाहर जाएंगे तो हमारे मुंह के अंदर से जो वाष्प निकलती है वो भी क्या है, एक वाष्पीकरण है ना। लेकिन अगर हम घर के बाहर हैं और वो क्या उबलने की प्रक्रिया को नहीं समझा सकते हम, है ना, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर में, कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी डिग्री हो, वो वाष्पीकरण हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। क्वथन कब होगा, जब किसी चीज़ को हम 100 डिग्री से, मतलब जब किसी चीज़ को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालेंगे तभी क्या होगा, क्वथन होगा, है ना। उबलना कैसे करते हैं, पानी जब हम उबालते हैं, जो जब वो उबलता है तो उसका जो टेम्परेचर जब 100 डिग्री होता है तभी उबलता है। वो 100 से कम होगा तो उबलेगा नहीं वो। ठीक है, 100 डिग्री जब चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्वथन। ठीक है, और वाष्पीकरण, वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक पुरुष जिसका रक्त ओ पॉजिटिव है, ठीक है, क्या क्या बताना है, ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। ठीक है, एक पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप कितना है, ओ, और ए रक्त वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह में ओ होने की संभावना है। तो ये बताना है कि कितनी ओ होने की उसकी संभावना होगी। तो इसमें दिया है हमारे पास 75%, बी दिया है 50%, और सी है हमारा 100%, और डी है हमारा 25%। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओ अगर ए समूह वाली स्त्री से शादी करेगा तो उसके क्या रहते हैं, 50-50 चांसेस रहते हैं। ठीक है, 50-50% हमारे क्या चांस रहते हैं, वो ए, मतलब जो बच्चा होगा वो ए पॉजिटिव वाला भी हो सकता है ना, ओ पॉजिटिव वाला भी हो सकता है। तो इसमें हमारा 50% ये चांस रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चांस रहते हैं, आशंका रहती है कि भाई 50%, 50-50% रहती है। ओ पॉजिटिव भी हो सकता है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ओ वाले होते हैं तब तो 100% ओ पॉजिटिव ही होगा, है ना। अगर दोनों दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है, मेल का भी और फीमेल का भी, तो तब क्या होगा हमारा 100%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ओ जब मैरिज कर रहा है ए से तो ये 50% चांस रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, टूटता तारा उल्का है, ये बताना है टूटता तारा उल्का है कि तो वो क्या है, मतलब किसके समान है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या है, टूटता तारा उल्का किसको कहते हैं, उल्काव होता है वो एक जो जो वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या होता है, आग पकड़ लेता है और नष्ट हो जाता है अपने आप ही। ठीक है, तो मतलब वायु के साथ जब क्या घर्षण, जब वो इसके वायुमंडल में आएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा, तो जो हवा होती है हमारे, हवा के साथ वो क्या करेगा, घर्षण करेगा, और घर्षण होने के कारण क्या होगा, वो आग पकड़ लेगा। ठीक है, टूटता हुआ तारा। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए इनमें से वो बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। देखो
उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की श्रेणी में अगर हम बच्चों को बांट रहे हैं तो वो तो निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा हमारा, निगेटिव, इसको तो नहीं करना है, ठीक है, ये तो हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। अगला है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा प्रगति पत्र में दर्ज करना चाहिए, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, ये भी प्राथमिक स्तर पर पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए, तो बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।